नमस्कार, मैं पीयूष तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी यूपी कांस्टेबल की परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं गणित से संबंधित उनको लगाएंगे और साल दर साल जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रैक्टिस सेटों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। प्रश्न है आपका, राम ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने के बाद रहीम ने भी 15,000 रुपए व्यापार में लगाए। यदि वर्ष के अंत में राम को 6,400 रुपए का लाभ हुआ तो रहीम को कितने रुपए का लाभ होगा। तो पार्टनरशिप वाले सवालों में जितना भी आप व्यापार में इन्वेस्ट करेंगे उसके अनुपात के बराबर ही आपको लाभ होगा। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें जो अनुपात होगा वही आपके लाभ का अनुपात होगा। ठीक है। तो यदि हम राम और रहीम के अनुपात की बात करें तो राम और रहीम की पार्टनरशिप की बात करें तो राम ने कितना 12,000 रुपए को इन्वेस्ट किया। ठीक है। 6 महीने बाद रहीम ने 15,000 रुपयों का इन्वेस्ट किया। ठीक है। साल के अंत में कैलकुलेट होगा तो इसने केवल 6 महीनों के लिए अपना पैसे को इन्वेस्ट किया था और राम ने 12 महीनों के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया। दोनों का अनुपात यदि हम निकालें तो यह आएगा 6 से काट देंगे इसे, 6 दूनी 12, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 3 से कट जाएगा 5 बार और 3 से कट जाएगा 4 बार, तो यह आएगा 8:5। ठीक है। तो राम और रहीम ने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया था उसका अनुपात हो गया 5:8। इसी अनुपात में उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो भी इसी अनुपात में बटेगा। ठीक है। तो राम को 6,400 रुपए का लाभ हुआ, तो राम को जो लाभ हुआ था वो हुआ था 6,400 रुपए और राम का यदि हम अनुपात देखें, भाग देखें तो ये कितना हो जाएगा 8 यूनिट। तो राम की जगह पे यदि हम यूनिट को अलग करेंगे तो एक वेरिएबल साथ में मानना पड़ता है। तो राम का भाग हो गया 8x और 8x की वैल्यू है जो लाभ है वो कितने के बराबर है 6400 के बराबर। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 800 रुपए। ठीक है। अब रहीम का पूछा है तो रहीम का भाग कितना है, रहीम का भाग हो जाएगा 5x, अलग करेंगे वेरिएबल जोड़ के तो x की वैल्यू यदि हम यहां पर रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी रहीम की 8×5 यानी 4,000। तो रहीम को 4,000 रुपए मिलेंगे प्रॉफिट के। ठीक है। राम को मिले थे 64 तो रहीम को मिलेंगे 4,000। ठीक है। यही इस सवाल का आंसर था। अगला प्रश्न है आपका 0.5 डिवाइड बाई 1.25। सिंपल सा सवाल है तो इसको हम लिखेंगे 0.5 डिवाइड 1.25। अब पॉइंट को हटाना है तो ऊपर पॉइंट के पीछे एक संख्या है और नीचे पॉइंट के नीचे वाली संख्या में पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं, तो इनको हमें बराबर बनाना पड़ेगा। 0 के पीछे यहां पे भी 2 अंक बनाने पड़ेंगे तभी एक पॉइंट हटेगा। तो इसके पीछे यदि हम 0 जोड़ दें तो ऊपर भी पॉइंट के पीछे 2 अंक और नीचे भी पॉइंट के पीछे 2 अंक। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ऊपर हो जाएगी संख्या 50 और नीचे हो जाएगी 125। अब इसे हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है। यही इस सवाल का आंसर होगा। और यदि इसे पॉइंट में निकालना हो तो पॉइंट में निकालोगे तो हो जाएगा 0.4। ठीक है। अगला सवाल है आज का, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1,300 रुपए तथा 1,400 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ कितने रुपए होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कपिल, अब जब भी पार्टनरशिप के सवाल आते हैं तो हमने बताया था
कि हमेशा प्रॉफिट उनके इन्वेस्टमेंट के अनुपात में ही होगा। ठीक है, तो कपिल और आपका अवतार ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका हम रेशियो निकालें तो यहां पे कपिल ने 1300 रुपए इन्वेस्ट किया और 1400 रुपए अवतार ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, और साल के अंत में तो दोनों ने ही 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया था, तो अनुपात निकाले दोनों में तो 12 से 12 कट जाएगा, 0000, तो 13:14 आ जाएगा दोनों का अनुपात। जो भी आपका व्यापार में पैसे लगे थे उनका अनुपात, इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ जाएगा 13:4। और साल के अंत में जो टोटल लाभ होता है, लाभ जो होता है उसने बताया है लाभ होगा आपका 675 रुपए का। तो यह 675 रुपए लाभ है वह बटेगा इस अनुपात में 13:4 में। तो यदि हम कपिल का भाग दें कितना होगा, तो कपिल का भाग यदि इससे हमें भाग बनाना हो तो कपिल का पार्ट कितना होगा, 13 यूनिट अपॉन टोटल रखा जाता है। जब भी दो रेशियो में संख्याएं हो उस संख्या से हमें भाग बनाना हो तो हम करेंगे क्या, कपिल का पार्ट 13 और इन दोनों को जोड़ के नीचे रखेंगे तो यह कपिल का भाग हो जाएगा 13/27, ये कपिल का भाग हो गया। और यदि हम अवतार का भाग निकालें तो अवतार का भाग हो जाएगा 14/27। ठीक है, तो यहां पे हमें लाभ भी इसी रेशियो में होना था, तो इस लाभ का 13/27 कपिल को मिलेगा और इस पैसे का 14/27 इसको मिलेगा, अवतार को मिलेगा। तो आपसे पूछा गया है कपिल को कितना लाभ होगा, तो टोटल लाभ था 675 और कपिल को भाग मिलेगा 13/27। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर दो 3 से, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, फिर से चला जाएगा 3 से 3 3 9, 3 7 3 5 3 से फिर चला जाएगा 3 2 6, 3 5 15, तो ये आपका हो जाएगा 13 गुणे 25, 25 × 75, 7 आएगा और 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। 325 रुपए का लाभ होगा किसको, कपिल को। तो कपिल को कितना मिलेगा, कपिल का लाभ होगा 325 रुपए। ठीक है, और यदि अवतार का निकालना होगा तो इसी लाभ में 14/7 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अवतार का लाभ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23 गुणा 64 माइनस 24 डिवाइड बाई 100। ये आपका बोर्ड मास पर आधारित सवाल है, तो बोर्ड मास में आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा इसमें। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23 इंटू, और इसको घटाएंगे तो कितना चाहिए 0 और 4 40 और डिवाइड बाई 100। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करना है तो इसको लिखे 23 इंटू 40/100, एक 0 से एक 0 कट जाएगा तो 23 इंटू 4/10, और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे और सॉल्व करना चाहोगे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 15, तो ये हो जाएगा आपका 46/5। ठीक है, या तो इतना आंसर हो जाएगा, यदि इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहो या पॉइंट में बदलना चाहो तो भी निकल के आ जाएगा। 5 8 जा 5 9 जा 45, 1 बचा 0.52 जा 10, ये भी आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट में। ठीक है, तो 9.20 या 9.2 भी आपका आंसर सही होगा। इतना भी लिखोगे तो ये भी ठीक है, जैसा आपका ऑप्शन में मिलेगा। पॉइंट में है तो पॉइंट में निकालना होगा, यदि यही दिया है तो ये भी आपका ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में पूछा जा सकता है तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको बनाओगे तो हो जाएगा 9×45 1/5, ये भी आपका ठीक आंसर होगा। ठीक है,
तो सिंपल सिंपल सवाल पूछे गए थे। 2009 का ये सेट पेपर है, 2009 का ये यूपी कांस्टेबल का सेट पेपर है। उसमें कुछ इसी तरीके से, इसी प्रकार से सवाल पूछे गए थे। उन सवालों को एज इट यहां पर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक वृत्त का व्यास 49 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास जो है 49 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी। ठीक है, परिधि क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। परिधि सरकमफ्रेंसेस आपको निकालना है। तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो सबसे पहले हम त्रिज्या को निकालेंगे। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास का आधा। तो व्यास का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 49/2 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या मिल गई हमें। अब हमें निकालना है परिधि। तो परिधि आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr, परिधि का फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमें मिली थी 49/2। 2 से 11 बार 22 कट जाएगा और 7 से 7 बार आपका 49 कट जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आएगी 2 इंटू 11 इंटू 7, मल्टीप्लाई करोगे तो 77 इंटू 2, 7 2 जा 14 और 154 सेंटीमीटर ये आपका आंसर होगा। तो सरकमफ्रेंसेस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। व्यास दिया था, व्यास का आधा आपका त्रिज्या होगा। त्रिज्या निकालोगे तो परिधि का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला रखना है 2πr। 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस आपकी थी 49/2। काटने के बाद आपका आंसर आया 154 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, साधारण ब्याज की दर से 925 रुपए का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपए हो जाएगा। तो इसमें ब्याज की दर से, तो ब्याज की दर हमें निकालना है। सवाल था आपका साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपए का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है साधारण ब्याज की दर क्या है, तो हमें रेट निकालना है। यहां पे रेट आपको फाइंड करना है और इसमें आपका मूलधन दिया है। तो मूलधन कितना है, मूलधन आपका है 925 रुपए और मिश्र धन भी आपका दिया है। तो मिश्र धन आपका है 1110 रुपए। ठीक है, 1110 रुपए आपका मिश्र धन है। तो आपसे पूछा है रेट क्या होगा और टाइम भी आपको दे रखा है 5 वर्ष। ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमें यदि सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज निकालना होगा तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे आपके 2009 के प्रैक्टिस सेट में। तो साधारण एसआई का मतलब होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर आपका हो जाएगा, मिश्र धन है 1110 माइनस 925, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और कैरी आएगी तो 3 हो जाएगा। तो 7 3 10, 8 बचेगा यहाँ पे और एक कैरी आएगी तो 10, 185 रुपए आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज आपका होगा 185 रुपए। अब आपसे दर पूछा है तो डायरेक्ट हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है। साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर आपका होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, बटे 100। अब एसआई हमने निकाल रखा था 185, 185 बराबर मूलधन हमारे पास था 925 रुपए। तो 925 दर हमें निकालनी है, तो दर को हमने रखा रेट आर
और समय हमारे पास है 5 साल और नीचे 100 था तो 100 रखा। ठीक है, 5 से 100 को काटना चाहो तो आप काट सकते हो 20 बार, और 5 से इसे काट दो, 5 से इसे काट दो, फिर 4 बार चला जाएगा। 5 एकम 5 तो बचा 4, 78 40 55 25 185 बार कट गया। 185 से 185 कट जाएगा एक बार में, और 4 का करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो r बराबर आपका 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 4, और यही हो जाएगी आपकी दर 4%। ठीक है, तो आपका इस सवाल का आंसर होगा 4%। दर निकालनी थी तो दर आ गई आपकी 4%। कैसे आई? तो सवाल में आपका रेट पूछा था, टाइम दिया था, मूलधन दिया था और मिश्रधन दिया था। तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन था आपका 1110 और मूलधन था 925, दोनों को माइनस किया तो 185 आया। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज 185, मूलधन आपका था 925, दर और समय 5। दर में निकालना था तो r रख दिया, नीचे 100, इनको काट दिया आपस में तो ये कटा 185 आया कटने के बाद, 85 से 85 कट गया 185 से। आपका अब 4 नीचे था 4 का हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो रेट बराबर 4% आ गया। इतनी सिंपल कैलकुलेशन आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक सवाल है, कुछ इन सवालों में ज्यादा है नहीं। जैसे जैसे आगे के सेट पेपर आएंगे उतने थोड़े से स्टैंडर्ड उनके हाई होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक से सवाल है, इसमें डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे गए हैं फॉर्मूला बेस्ड। अगला प्रश्न है 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात होगा। कितने बेसिक सवाल पूछे गए थे 2009 में। तो इसमें बोला गया है 50 ग्राम और 2 केजी का क्या अनुपात होगा। तो हमें दोनों के बीच में रेशियो निकालना है। तो अब यूनिट भी आपकी सेम होनी चाहिए, एक केजी है और एक आपका ग्राम है। तो 50 ग्राम और किलो को भी हम ग्राम में बदल लेंगे तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलो में 2000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, केजी की जगह जीएम से जीएम हटा दो, 1 जीरो से जीरो हटा दो, 5 से 20 को काट दो 4 बार, तो यहां पे आ जाएगा 1, क्योंकि सब कुछ कट गया तो बचा 1, और यहां पे रेशियो था तो यहां पे आ जाएगा 1:4। ठीक है, तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, आपको बस कैलकुलेशन करनी थी और यहाँ पे केजी को ग्राम में चेंज करना था बस, और कुछ नहीं था इस सवाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका किस धन का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 1331 हो जाता है। तो आपसे पूछा है किस धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 1331 हो जाता है। तो किस धन का मतलब मूलधन का। ठीक है, मूलधन हमसे पूछा है कि मूलधन कितना है जिस पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है। मिश्रधन हो जाता है आपका 1331। ठीक है, अब यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज को ट्रेडिशनल फॉर्मूले से लगाएंगे तो उससे भी बता देंगे, और इनका क्या हो सकता है उसको भी हम लोग देखते हैं। यदि हम दर की बात करें तो दर है आपकी 10, और यदि 10 को हम क्या कर लेंगे 10% को यदि हम भाग में बदलेंगे तो यह भाग हो जाएगा आपका 10/100। परसेंटेज हटाएंगे 100 का भाग देना पड़ेगा, और 100 से हम यदि काटेंगे 10 से यदि 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 भाग। ठीक है, तो दर होगा 1/10 भाग हो गया। परसेंटेज को यदि हम भाग में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 भाग। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि जो भी आपकी रेट होती है उसी के हिसाब से आपका ब्याज बढ़ता चला जाता है। यदि हम देखें पहली वर्ष में आपका कर्ज लिया उसने 10 रुपए, यानी आपका मूलधन हो गया यहाँ पे सपोज कर लिया 10,
यूनिट, तो उस पर ब्याज लगना है 10%। 10% मतलब 1/10 भाग आपका ब्याज भी लगेगा। तो 10 रुपए तो लगने ही है और 10 रुपए का 1/10 भाग भी लगना है। तो 10 रुपए का 1/10 भाग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 रुपए, यानी 1 यूनिट। तो ये हो गया टोटल 11 यूनिट। क्लियर हुआ? तो 1 साल का मिश्र धन हो गया 11 रुपए। अब अगली साल, क्योंकि 3 साल का इसमें ब्याज पूछा है, तो अगली साल का ब्याज लगेगा तो 11 रुपए तो उसे देना ही होगा, और 11 रुपए पर कितना, 1/10 भाग आपका ब्याज लगेगा। तो 11 रुपए तो उसे देना ही है, और 11 रुपए का 1/10 भाग ब्याज के रूप में लगेगा। तो ये आ जाएगा आपका प्लस 11/10, टोटल हो जाएगा 110 प्लस 11/10। तो इसको हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 121/10। इतना क्लियर हुआ? तो दूसरी वर्ष में, एक वर्ष का हुआ था आपका 11 और दूसरी वर्ष में आपका मिश्र धन हो जाएगा 121/10। इतना क्लियर हुआ हो तो बताओ। और तीसरी वर्ष में यदि हम देखें तो तीसरी वर्ष में आपका इतना तो आपका लगना ही है, जो मूलधन होगा वो तो लगेगा ही, और उस पर ब्याज भी लगेगा 1/10 भाग। तो 121/10 रुपए तो लगना ही है, लेकिन 121/10 का 1/10 भाग ब्याज के रूप में भी लगना है। तो प्लस करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा आपका 121/100, इतना ब्याज के रूप में लगेगा। इसको यदि हम सिंपल फॉर्म में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1210 प्लस 121/100। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1331/100। बताओ, तो उसने क्या बोला था, मिश्र धन कितना है 1331, और अपना मिश्र धन कितना आया 1331/100। तो दोनों को हम बराबर रख देंगे क्योंकि मिश्र धन तो इतना ही है। तो लिखेंगे मिश्र धन बराबर 1331/100, और मिश्र धन हमारा कितना आया 1331/100, और मिश्र धन पहले कितना दिया है कि कितना हो जाना चाहिए 1331। तो इसको हम रख देंगे 1331 के बराबर। इतना क्लियर? यदि हम 1331 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100, क्योंकि यहां पे कट गया, एक बचा, यहां को इसको ट्रांसफर कर दिया ऊपर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100, और हमने कितना माना था सीपी या मूलधन, मूलधन हम कितना मान के चले थे 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है या 100 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1000। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है तो 10 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए नहीं होगी। ठीक है, तो रेट को हमने बदला था भाग में 1/10 भाग, और जो 10 होती है नीचे की संख्या उसको हमने माना था मूलधन कितना है 10, और प्रत्येक वर्ष 10% आपको ब्याज लगना है। तो 10% का भाग हमने निकाल लिया था 1/10 भाग आपको ब्याज लगना है। तो यदि 10 रुपए हैं आपके पास और आपने चक्रवृद्धि ब्याज पर रुपए ले रखे हैं, तो 10 तो देने ही है, और 10 का 1/10 भाग आपको लगेगा ब्याज के रूप में। तो आपको अगली साल, जैसे 1 साल बाद 10 रुपए तो देने ही होंगे, लेकिन 10 रुपए का 1/10 भाग आपको ब्याज के रूप में लगेगा। तो 10 रुपए का 1/10 आप निकालोगे तो कितना आएगा 1। तो यहां पे हमने जोड़ दिया 10 में 1, तो ये हो गया टोटल 11 रुपए। ठीक है, तो 1 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको 10 रुपए की 11 रुपए देने होंगे। ठीक है, 1 वर्ष में। अब दूसरी वर्ष की बात करें तो 11 रुपए आपका जो हुआ था, तो वो 11 रुपए तो आपको चुकाने ही होंगे। 11 रुपए तो चुकाने ही होंगे। 11 रुपए का 1/10 भाग ब्याज के रूप में देना होगा। तो 11 रुपए का 1/10 भाग आपको क्या करना होगा, ब्याज के रूप में देना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 11, और ये ब्याज हो गया 11/10। ठीक है, 11/10 हो गया आपका ब्याज। तो इस
भिन्न को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 121/10, यानी 2 साल के अंत में आपको 10 रुपए का कितना चुकाना पड़ेगा मिश्र धन, यानी 1/100, यानी 10 रुपए आपने ब्याज लिया था और टोटल आप चुकाएंगे उसे 121/10 रुपए। ठीक है, अब तीसरी वर्ष में कितना चुकाएंगे, ये तो 2 वर्ष की बात हुई, तो तीसरी वर्ष में जो आपका उधार था 121/10, ये तो आपको चुकाना ही है, लेकिन 121/10 का 1/10 भाग आपको ब्याज के रूप में देना है। तो 121/10 का 1/10 निकालोगे तो ये आएगा 121/100। ठीक है, तो 121/10 में ये ब्याज था तो ब्याज जोड़ दिया, ब्याज जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1331/100। तो ये 3 वर्ष का क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। क्या 3 वर्ष में मिश्र धन हमें कितना चुकाना होगा, 10 का 10 यूनिट का हमें मिश्र धन चुकाना होगा 3 साल के अंत में 1331/100 रुपए। लेकिन उसने बोला था सवाल में कि आपका मिश्र धन है 1331, तो दोनों मिश्र धनों को हमने क्या कर दिया, बराबर में रख दिया। ठीक है, 131 यानी 1331 और 1331 से दोनों कट गए 1 बार, तो यहां पे बचा 1 और नीचे 100 था तो हमने 1 में गुणा किया तो 1 यूनिट की वैल्यू, यहां पे 1 बचा ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 100 और हमने कितना माना था, 10 यूनिट माना था मूलधन, तो 1 यूनिट की 100 है तो 10 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी मूलधन में, 10 यूनिट की हो जाएगी आपकी 1000 हो जाएगी कि नहीं, तो यही मूलधन हो गया, यही तो हमें निकालना था मूलधन, कितनी आसानी से हो गया। ठीक है, यदि आपको कठिन लगा हो तो आप बैकवर्ड करके यानी पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं फिर से। ठीक है, और यदि ट्रेडिशनल वे में आप लगाना चाहें तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, A बराबर P1 + R/100 की पावर T। ठीक है, T क्लियर। इससे भी लगा सकते हैं, इससे कैसे लगाएंगे, इसमें आपका 1331 मिश्र धन दिया है, A का मतलब मिश्र धन और P का मतलब मूलधन। मूलधन हमें निकालना है 1 प्लस रेट आपका है 10/100 और समय दिया है 3 वर्ष, तो T लिख दिया 3 वर्ष। ठीक है, इससे भी देख लेते हैं, चलो। तो A है आपका कितना 1331, P हमें निकालना है 1 प्लस रेट है 10/100 और इस समय है 3 वर्ष। 1 0 से 1 0 कट गया तो यह आ जाएगा 1331 इज इक्वल P1 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 10 1 11 तो भिन्न हो जाएगी ना, ये एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 10, 1 की टेबल में 1 की टेबल पढ़ेंगे तो 10 बार में ही 10 आएगा, तो 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 प्लस 1 और पावर 3, तो 1331 बराबर P और यहां पे हो जाएगा 11/10 की पावर 3। ठीक है, तो 1331 इज इक्वल P, यहां पे क्या करेंगे 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुणे 11 गुणे 11, तो ये आएगा 1331/10 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 10 × 10 × 10 यानी 1000। ठीक है, तो 1331 से 1331 कट जाएगा, यहां पे आएगी वैल्यू 1 और 1000 का क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P की वैल्यू यहां पे निकल के आएगी 1000। तो आप ऐसे भी सवालों को लगा सकते हैं, ये आपका ट्रेडिशनल वे है जैसे कि हम लोग अभी तक लगाते आए हैं सवालों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नजदीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वह कितना समय लेगी। तो उसमें बोला गया है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलवे लाइन के पास में कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार करेगी, यही सवाल आपसे पूछा है।
तो जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी पोल को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी उसकी लंबाई के बराबर ही होती है। ठीक है, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी पोल को पाइप यानी पोल जो भी लगे होते उनको पार करेगी तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी उसकी लंबाई के बराबर ही होगी। तो दूरी कितनी चली ट्रेन ने, तो ट्रेन की लंबाई थी 150 मीटर, तो उसके द्वारा चली गई दूरी 150 ही होगी। ठीक है, 150 मीटर। और स्पीड कितनी है, स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति आवर, यही है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को पार करने में लगा समय यानी हमसे टाइम पूछा गया है, टाइम कितना लगेगा। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दूरी बराबर या डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी आपकी है 150, स्पीड को हमें क्या करना है किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी आपकी मीटर में है और स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको हमें बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्पीड में यदि हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किलोमीटर से चेंज हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड हो गई आपकी कितना 42 × 5/18 और समय हो गया आपका कितना, समय हमें निकालना है। तो 5 से यदि हम डिवाइड करेंगे 5 या 15 30 और ये हो गया 42, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय टाइम बराबर हो जाएगा आपका, समय बराबर हो जाएगा 30 × 18 और जो ऊपर संख्याएं थी वो चली जाएंगी नीचे 42। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा 3 × 18 और 3 से कटेगा 3 × 3 3 चौको 12। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 2 से फिर कट जाएगा 2 सत्ते और 2 तिया 6, तो आपका आ जाएगा समय इज इक्वल 3 तिरका 9 90/7। टाइम कितना होगा 90/7 सेकंड में क्या हो जाएगी ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। और यदि आंसर ऐसा नहीं है तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर हो सकता है कितना, आपका डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, 2 बचा तो हो गया 20, 7 दूनी 14 तो बचा 6/7 सेकंड। ठीक है, 12 7 84, 84 6 90। ठीक है, तो 12 सही 6/7 सेकंड में ट्रेन क्या करेगी उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। जब भी कभी ऐसा सवाल पूछा जाए कि किसी पोल को या किसी व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही है तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी उसी ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी आपकी 150, स्पीड दी गई है 42, समय हमें निकालना था और स्पीड था किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पीड में। तो हमने 42 में मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 का, तो ये स्पीड हो गई मीटर प्रति सेकंड में। और यहां पे फॉर्मूला था आपका दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम या डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो हमने यहां पे डिस्टेंस रख दी 150, आपकी स्पीड थी 42 × 5/18 और टाइम जो था t, क्योंकि टाइम हमें निकालना था। बाकी ये कैलकुलेशन करी और आपका समय निकल के आ गया 12 सही 6/7 सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, हाँ, 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.50 रुपए प्रति वर्ग की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे, एक खेत बना लेंगे या जो भी मैदान है वो बना लेंगे। इस तरीके से मैदान की आपकी लंबाई दी गई है 40 और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। इसके बाहर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक क्या है रास्ता है।
ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है 2.5 यहां पे है, 2.5 यहां भी है और 2.5 यहां भी है और 2.5 यहां भी है, ठीक है। तो चारों साइड 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो इस रास्ते में 3.25 प्रति वर्ग की दर से हमें घास लगाना है। तो हम कितने रुपए खर्च करेंगे इस घास लगाने में, वो आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। जब भी हमें घास लगानी है या कुछ करना है जिस पार्ट पर, तो हमें उसी पार्ट का एरिया चाहिए होगा। जब उस पार्ट का एरिया आएगा उसमें जो भी आपका प्रति वर्ग के हिसाब से खर्चा दिया है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें एरिया चाहिए इस पार्ट का, यानी जो रास्ता है चारों ओर, इसका हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो इस रास्ते का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले इस बड़े वाला जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया निकाल लो, फिर अंदर वाले छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। दोनों के रेक्टेंगल का हम अंतर कर देंगे तो बीच वाला पार्ट या इस रास्ते का एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस बड़े वाले रेक्टेंगल का हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो साइड कितनी, अंदर वाली कितनी है 40 है, और एक चौड़ाई और जोड़ दो दोनों साइड की, तो पूरी साइड हो जाएगी कि नहीं। इतनी चौड़ाई और इतनी चौड़ाई और जोड़ देते टोटल लंबाई हो जाएगी बाहर वाले रेक्टेंगल की। तो 40 प्लस 2.5 2.55 यानी 45 हो जाएगी आपकी, क्या 45 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी लंबाई टोटल, किसकी, मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। तो 45 मीटर आपकी लंबाई हो जाएगी बाहर वाले रेक्टेंगल की, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 30 तो है ही, और इतनी 2.5 और 2.5 ये भी है, तो 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इनको नाम भी दे लो तो और इजी हो जाएगा, ABCD, इसको नाम दे दो PQRS, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया का मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे हम ABCD का। ABCD का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई फॉर्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का। तो आयत के क्षेत्रफल की लंबाई बड़े वाले यानी ABCD ये है ना, इसकी लंबाई है 45 और चौड़ाई है आपकी 35। दोनों के यदि हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1575, ठीक है। तो 45 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 आएगा, और ये आएगा किसमें, मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। अब एरिया हम निकालेंगे, एरिया ऑफ PQRS, PQRS। तो अंदर वाले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो इसकी भुजा हो जाएगी 40 और चौड़ाई हो जाएगी दूसरी भुजा की 30। तो इसे हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल 40 गुणे 30 बराबर ये हो जाएगा 1200, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, यदि हमें रास्ते का एरिया चाहिए तो बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल हटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां पे यदि हम लिखें रास्ते का क्षेत्रफल बराबर तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS, यही होगा। एरिया ऑफ ABCD एरिया ऑफ PQRS, दोनों को घटाएंगे तो इस रास्ते का एरिया हमें मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ABCD कितना था 1575 और PQRS कितना था 1200, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 375 मीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा था कि इस रास्ते में जिसका ये क्षेत्रफल आया इसमें 3.5 रुपए की दर से 3.5 रुपए की दर से क्या खर्चा आएगा घास लगाने में। तो हमें निकालना है खर्च, तो खर्च बराबर हो जाएगा आपका 375
और प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जो खर्चा लगना था उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना लगना था खर्चा? 3.5 रुपए। ठीक है, 3.5 रुपए। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यदि हम पॉइंट से पॉइंट हटा दें तो नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, 10 हो जाएगा। 5 से काट तो 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो जाएगा इतना। अब 7 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो कितना हो जाएगा? 7 पना 35, 3 बचा, 7 7 49, 50 51 52, 5 बचा, 7 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26 और ये हो जाएगा 2 से भाग दोगे तो हो जाएगा 13, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1312.5 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1312.5 रुपए खर्च आएगा आपको घास बिछवाने का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। जब भी घास बिछाने का खर्चा बोला जाए या पूछा जाए और ऐसा सवाल हो कि रास्ता आपका चारों साइड है, तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है? इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले बाहर वाला जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, बाहर वाला आयतन जो दिख रहा है, बाहर वाला आयत जो दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों आयत के क्षेत्रफलों का माइनस करेंगे तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल आ गया तो जो भी प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्चा था उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे क्षेत्रफल में जितना खर्चा आना है वो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः 720, 60 और आपका 63 65 है। 63 और 65 है। इनका औसत प्राप्तांक निकालिए। तो अब ये सिंपल सा सवाल है। औसत आप लोग जानते हैं, औसत बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्या। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर आपका फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्या। ठीक है, तो औसत बराबर आपका हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा सभी अंकों का योगफल यानी 720 प्लस 60 प्लस 63 प्लस 65 अपॉन नीचे कितनी संख्याएं हैं? 4, तो नीचे 4 रख दो। ठीक है, इनको हम यदि जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 लिख दिया। 6 6 12, 6 18 और 2 20, 0 लिख दिया। 2 हासिल आएगी, 2 कैरी आएगी, तो 7 और 2 9, 908 हो जाएगा योग। और नीचे संख्या थी 4, 4 से हम भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बचा तो हो गया 28, 4 7 28। तो औसत हो जाएगा आपका 227। ठीक है, तो औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 227। ठीक है, क्लियर हुआ? शायद ये प्रिंट में शायद गलती हो, 720 की जगह शायद 72 हो। यदि 720 है तो आपका औसत यही आएगा, यही सही सवाल है। ठीक है, और यदि 72 के साथ जाओगे तो 72 के साथ आपका औसत कुछ और निकलेगा। यदि 72 मान ले कि पहले सब्जेक्ट में आपका 72 मार्क्स है तो आपका औसत कितना बनेगा? फिर 72 60 65, तो 5 3 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, 1 कैरी आएगी, 6 6 6 6 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24 25 25 और 1 26, 260 बटे 4। 4 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 6 24, 2 बचेगा, 4 5 20 65। औसत मार्क्स कितना हो जाएगा? 65।
यदि 72 अंक होंगे पहले सब्जेक्ट में तो औसत 65 अंक हो जाएगा, और यदि पहले सब्जेक्ट में आपके अंक 720 हैं तो आपका औसत हो जाएगा 227। ठीक है, तो शायद मिस्टेक हो, प्रिंट में मिसप्रिंट हो गया हो तो 72 ही होगा, तो इसका औसत निकलेगा 65। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलिए। ठीक है, आपसे सवाल पूछा है 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलने का अर्थ है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आप कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या के नीचे हम एक तो मान ही सकते हैं, ये हमें जीवन का अधिकार दिया है कि किसी भी संख्या में हम नीचे एक मान सकते हैं, हर को एक मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में जब आप एक से भाग देंगे तो वही संख्या आपकी आ जाएगी, इसीलिए हम नीचे एक तो मान ही सकते हैं। तो हो जाएगा पॉइंट, यदि हम हटाएंगे तो क्या करेंगे? पॉइंट हटाने से पहले पॉइंट के पीछे जितने अंक होते हैं उतने अंक हम क्या करेंगे? नीचे 0 बढ़ा देंगे। तो कितने अंक है पॉइंट के पीछे? 2, तो नीचे 1 के पीछे 2 0 बढ़ा देंगे, तभी ये पॉइंट यहां से हटेगा। ठीक है, हट गया भैया, तो ये हो गया 24/100। क्लियर? अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है इसे तब तक काटो जब तक ये आपस में कटती जाए, और जहां पे कटना बंद हो जाए अंशोहर, वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। यदि इसको हम काटे तो ये कट जाएगा किससे? 4 से 6 बार, 4 से कटेगा कितनी बार? 25 बार। तो ये हो जाएगा 6/25। अब ये कटेगा क्या आपस में किसी संख्या से? 6 और 25। 6 और 25 अब आपस में नहीं कटेंगे, तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बताओ, क्लियर हुआ? सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कटना जहां पे बंद हो जाए आपस में अंशोहर, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है आपका 2⁻50 का 2 गुना कितना है? 2⁻50 का 2 गुना कितना है? तो बताओ कितना होगा? आपको ऑप्शन दिए देते हैं, तो आपका ऑप्शन है इसमें 2 की घात 1 हो जाएगा 99, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 2 की घात कितना? 200, एक ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 की घात 100, और एक ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 की घात 51। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो आपसे पूछा है 2⁻50 का 2 गुना कितना होगा। तो यदि हमें 2⁻50 का 2 गुना निकालना है तो 2 का गुणा ही करना होगा 2 गुने। किसी भी संख्या का 2 गुना निकालने के लिए बोला जाए तो उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, तो 2⁻50 का 2 गुना निकालना है, 2 का मल्टीप्लाई किया। तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है जब भी आपके बेस इक्वल हो तो पावर जुड़ जाती है। तो बेस देखो दोनों में कैसा है? 2 2 है, और संख्या मल्टीप्लाई में भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाएगी। तो बेस को हम 2 बार ना रिपीट करके 1 बार लिखेंगे, और पावर्स को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 50 + 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 2⁻51 यानी 51। ठीक है, सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए सॉल्व करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 360 का 30%। अगला सवाल है 360 का 30% माइनस 280 का पहले से ही गुणा लगा दिया हमने भैया। 10% माइनस 800 का कितने प्रतिशत? 800 का कितने प्रतिशत है? तो यहां पे बराबर है। ठीक है, 800 का कितने प्रतिशत है ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क जहां पे है
यहां पे निकालना है कितनी संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले का की जगह हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। का जहां होता है आपको दिमाग में बिठाना है कि का की जगह हमें लगाना है मल्टीप्लाई का साइन, और परसेंटेज का साइन यदि हम हटाएंगे तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो यहां से हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, यहां पे हो जाएगा 280 मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन हटाया तो 100 से भाग दिया बराबर 800 इंटू यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x मान लेते हैं, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। इतना क्लियर हुआ हो तो बताओ। क्वेश्चन मार्क था वहां पे हमने एक अननोन वैल्यू मान ली x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इन सभी में यदि हम 100 का क्या ले लें, लासा ले लें इन दोनों में, तो 100 का लासा ले लेंगे तो इन 100 से 100 कट जाएंगे तीनों। नहीं आया समझ में? चलो देखो ऐसे पहले हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। चलो ऐसे ना काटो तो ऐसे तो कट ही जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये तो समझ में आ गया। इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दो। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 36 इंटू 3 माइनस 28 इंटू 1, और आपका यहां पे बचेगा 800x अपॉन नीचे यहां पे कटा नहीं था तो ये हो जाएगा 100, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहीं पे काट दो तो यहां पे बचेगा आपका 8 अपॉन कितना 1। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10। ठीक है, माइनस 28 इज इक्वल 8x का 8x। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 8 में से 8 जाएगा 0, 0 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, तो 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, यानी 18 बचेगा। 108 में से 28 माइनस करोगे और यहाँ पे आ जाएगा 8x। x की वैल्यू निकालनी है, 8 हो जाएगा, नीचे जाएगा 8 से कट जाएगा 10, तो x की वैल्यू आपकी आ गई है यहाँ पे 10। ठीक है, तो 800 का कितने परसेंट, यानी 10%। क्लियर, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं। देखो 8 आदमी उस एक काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, 8 मैन किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो उसने बोला काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो 3 दिन के बाद कितने व्यक्ति चले जाएंगे, 4, लेकिन 3 दिन तक तो 8 व्यक्तियों ने काम किया होगा। जब काम शुरू हुआ तब कितने व्यक्ति थे, 8 थे। 3 दिन बाद 4 व्यक्ति जाते हैं, यानी 3 दिन तक तो 8 व्यक्तियों ने काम किया होगा ना। तो 8 व्यक्तियों के द्वारा 3 दिन में किया गया काम यदि हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 8 व्यक्तियों के द्वारा 3 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 8 3 24 यूनिट। क्लियर हुआ, 8 व्यक्ति 3 दिन तक तो एटलीस्ट काम साथ में ही करेंगे, फिर 3 दिन बाद आपके 4 व्यक्ति चले जाएंगे। नहीं आया? देखो 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो यदि हम टोटल वर्क देखें तो कितना हो जाएगा, 8 गुणे 10 यानी 80 यूनिट काम होगा। काम टोटल कितना हो जाएगा, 80 यूनिट। लेकिन 3 दिन बाद व्यक्ति क्या हो जाते हैं, 4 व्यक्ति काम को छोड़ के चले जाते हैं, तो 3 दिन तक तो आपके 8 व्यक्तियों ने काम किया होगा ना साथ में। तो 8 व्यक्ति 3 दिन तक काम करेंगे तो कितना यूनिट काम कर लेंगे, 24 यूनिट। क्लियर, अब टोटल करना है 80 यूनिट, लेकिन 3 दिन में कितना हुआ, 24 यूनिट। तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 80 माइनस 24, बचा हुआ काम हो जाएगा 6 और 3 5 56 यूनिट, यानी 56 यूनिट काम और करा जाना है।
तो 3 दिन बाद 4 व्यक्ति चले जाते हैं, 8 थे टोटल, और 3 दिन बाद 4 चले जाते हैं, तो टोटल कितने व्यक्ति बचेंगे? 4। यानी इस 56 यूनिट काम को कितने व्यक्ति करेंगे? 4। क्लियर? ठीक है, तो 4 व्यक्तियों के द्वारा 56 यूनिट कार्य कितने दिनों में होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो 4 व्यक्तियों को 56 यूनिट काम करना है, कितने दिन में करेंगे? तो 4 से डायरेक्ट भाग दे दो 56 में, तो 56/4 करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16 दिन में हो जाएगा बचे हुए मजदूरों के द्वारा कार्य। बताओ, इतना समझ में ना आया हो तो है? 7 चौको 68 सही तो है। 8 × 24 यूनिट काम हुआ था 3 दिन में, तो टोटल यूनिट था आपका 80, 80 में से 24 घटाओगे तो कितना जाएगा? 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 1 हासिल आएगी, 3 हो जाएगा, तो 5 बचेगा, 56। अब 3 दिन बाद 4 आदमी ही बचेंगे, क्योंकि 4 आदमी तो छोड़ के चले गए थे काम। तो 4 आदमियों के द्वारा इस 56 यूनिट को कितने दिनों में किया जाएगा? तो 4 से 56 को भाग दे दो, तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, नहीं गलत हो गया। तो ये कितना आएगा डिवाइड करोगे आप? 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौको 16, 4 बार जाएगा, ये 14 दिन आएगा। ठीक है, गलत हो गया तो वो डिवाइड करने में 16 ना आके कितना आएगा? 14 दिन आपका राइट ऑप्शन होगा, राइट होगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? देखो, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो टोटल काम हो जाएगा आपका 80 यूनिट, यानी 80 यूनिट काम को करना है। लेकिन कंडीशन क्या थी कि 3 दिन बाद आपके 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी 3 दिन तक 8 व्यक्तियों ने काम किया, तो 8 व्यक्ति के द्वारा 3 दिन में कितना काम होगा? 24 यूनिट। तो 80 यूनिट में से जो काम हो गया 24 यूनिट, उसको माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ काम कितना और होना है? 56 यूनिट और काम होना है कि नहीं? तो अब 3 दिन बाद 4 व्यक्ति छोड़ के चले जाएंगे, तो 8 में से 4 जाएगा, कितने व्यक्ति बचेंगे? 4 व्यक्ति। तो 4 व्यक्तियों के द्वारा ये 56 यूनिट काम कितने दिनों में होगा? तो 4 से हमने भाग दे दिया, 14 दिन आपका आंसर आ गया। बताओ, कोई दिक्कत है? हाँ, ठीक है। लास्ट है आज का। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो सवाल है आपका कि एक कोई दुकानदार है, वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो कितने रुपए का लाभ होगा दुकान वाले को? ठीक है, ये प्रश्न है। तो आपको यहां पे छूट दी जा रही, तो हमें क्या करना है? एमपी और एसपी में रिलेशन निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे, एमपी पर। तो एमपी पे 20% की छूट दी जा रही है, तो 20% को यदि हम भाग में बदले तो ये हो जाएगा 20/100, 20/500 यानी 1/5। तो छूट है, क्योंकि छूट हमेशा दी जाएगी एमपी पर, तो जो नीचे वाला यूनिट होता है वह हो जाएगा आपका एमपी। तो ये हो जाएगा आपका मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, 5 यूनिट है। तो अंकित मूल्य पर कितने का 20% छूट दे रहा था? छूट देगा तो ऊपर वाली संख्या को हर में से घटा देंगे, यानी अंश को हर में से घटा के हम एसपी को लिखेंगे। तो एसपी हो जाएगा 4। तो कोई वस्तु 5 रुपए की थी, उस पर 20% की छूट थी, तो वह 4 रुपए की बेच दी उसने छूट देके। ठीक है, तो एमपी पर 20% की छूट दी, तो वह वस्तु पड़ी 4 रुपए की या 4 यूनिट की। यदि हम बात करें इसमें फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा था, तो लाभ हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो सीपी और एसपी में रिलेशन निकालें, तो प्रॉफिट होगा 20%। 20% को हम यदि भाग में बदलें तो 1/5 ही होगा,
तो कोई वस्तु, क्योंकि लाभ आपका होगा कॉस्ट प्राइस पर, तो कोई वस्तु 5 रुपए की थी और लाभ में एक आपका ऐड होगा तो ये हो जाएगा 6। तो कोई वस्तु 5 रुपए की थी, उसे 6 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, तो अब एसपी के 2 वेरिएबल्स आपको मिल गए, यानी 2 वैल्यू मिल गई। तो आपको इन 2 वैल्यूओं को कंबाइन करके एक ही बनाना है। तो यदि हम इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड मान लें, तो इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम 6 का गुणा कर दें और सेकंड में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसमें एसपी की वैल्यू 4 है तो 6 का गुणा कर देंगे, और यहां एसपी की वैल्यू 6 है तो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका रिलेशन क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 30, 24, 20 और 24। तो ये आपका एमपी था, एसपी था, सीपी था और एएसपी था। तो एसपी देखो सेम यूनिट हो गई तो इसे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपका ये रिलेशन आ गया सीपी, एमपी और एसपी में। तो सीपी आपका है 20, सीपी है 20, एमपी 30 और एसपी है आपका 24। अब उसने बोला इसके बावजूद जो छूट दी जा रही थी तो 20% का लाभ होता था, यदि छूट ना दी जाए तो दुकान वाले को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यदि छूट ना दी जाए तो यानी इसका मतलब है कि मार्क प्राइस पे ही वस्तु को बेचा गया होगा, जो अंकित मूल्य है उसी पे वस्तु को बेचा जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। नया सेलिंग प्राइस हो गया आपका 30, कॉस्ट प्राइस 20 है, तो कितने का लाभ होगा, दोनों में अंतर यदि हम निकालें तो होगा 10 का, और 10 को हमें बदलना है परसेंटेज में, तो गुणा करेंगे 100 का अपॉन सीपी को रखेंगे नीचे 20, 20 500 और ये हो जाएगा 50%।